दोस्तों नमस्कार। मैं नाज सोनाचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 10वीं फेल, जिसे लिखा है अजय राज सिंह ने। तो आइए सुनते हैं इस उपन्यास के 5वें अध्याय गूढ़न खंड का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनाचली के स्वर में। क्या फर्क पड़ता है कि किस्मत जैसा कुछ होता है कि नहीं, कि तुम किसी को ख्यालों के बंदिश में हमेशा अपने करीब रखना चाहते हो, कि उसका होना तुम्हारे होने को वाजिब करता है। जिसे आना है उसे आने दो, जिसे जाना है उसे जाने दो। जो लौट कर आ गया वो हमेशा से तुम्हारा ही था, और जो नहीं आया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। बस ऐसी ही बकवास पढ़ पढ़ कर आदमी पगला जाता है। पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसी ही और बातों से। पर लिखने वालों को क्या, जो बिकता है वे तो लिखेंगे ही। वैसे हम होते कौन हैं किसी के विचार पर विचार देने वाले। फिर भी हमारे मन में ये सब जबरदस्ती की काल्पनिक बातें हैं जिनका असल जीवन में कोई अर्थ नहीं है। और ऐसा क्यों? सवाल बड़ा है, पर जवाब बस इतना सा है कि हमको ये सब समझ नहीं आता है, और जो हमको समझ में नहीं आता है उसका हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। हम ऐसे ही थोड़ी बचपन में गणित को अनदेखा कर दिया करते थे। कभी कभी जब हमारे अंदर एक क्रांतिकारी जागता है, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। 10वीं तक पढ़े हैं हम, पर ख्यालात 11वीं वाले रखते हैं। हमारा मानना है कि कुल मिलाकर गांव 3 प्रकार के होते हैं। कोई भी गुड़ा भाग बैठा लो, गिन चुनकर इन्हीं में कहीं आ फंसोगे। पहला होता है सबसे अधिक गांव जैसा गांव। ये शहर से 40 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर बसा हुआ होता है। पूरे गांव में 3 हैंडपंप और एक सरकारी स्कूल होता है। कुछ अमीर घरों में कुएं भी पाए जा सकते हैं। एक दो मकान छोड़ दो तो बाकी सब कच्चे ही होते हैं। अमूमन आम या जामुन के पेड़ के बाजू से होती हुई एक कच्ची सड़क के किनारे एक चाय समोसे की गुमटी होती है। वहीं बगल में होती है नाई की दुकान और एक छोटा सा किराना स्टोर। जी हाँ, ये वही स्टोर है जहाँ कुरकुरे की जगह कुरमुरे और लेज की जगह स्लेज मिलता है। ये सड़क, ये आम या जामुन का पेड़ और ये नाई की दुकान, इन सब का अपना महत्व होता है। असल में इसी जगह शहर से आने जाने वाली बस रुकती है। कह सकते हैं कि इस गांव को शहर से जोड़ने की वही एकमात्र जगह होती है। इस गांव की सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि वहाँ के लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। दूसरा होता है थोड़ा कम गांव जैसा गांव। शहर से नापें तो ये लगभग 10 से 40 किलोमीटर की दूरी के आसपास बसा हुआ होता है। पिछली विवरणी के अलावा यहाँ एक कमरे का एक छोटा सा क्लिनिक भी होता है। यहाँ बैठने वाले डॉक्टर को गांव वाले भगवान मानते हैं। इन महाशय को डॉक्टरी करने में भले ही 2-4 बैक लग गए हों, किसी को क्या पता, पर इनका टसन कसम का करारा होता है। आमतौर पर इस गांव के सबसे अमीर घराने में एक मारुति 800 भी पाई जाती है। सरकारी स्कूल के साथ साथ यहाँ 2 प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, एक 5वीं तक और दूसरा 11वीं तक। यहाँ के नए युग के लड़के राह चलते अपने चाइना फोन में कान फाड़ आवाज में झलक दिखला जा गाना सुनना पसंद करते हैं। यहाँ की नई पीढ़ी खेती बाड़ी में विश्वास जरा कम ही करती है। क्या है कि शहर में इनको सेठ के यहाँ आसानी से काम मिल जाता है। मतलब यूं कह लीजिए कि यहाँ जीवन ज्ञान के नाम पर बस इतना ही है कि जो मिल रहा है उतना काफ़ी है, चलने दो। यहाँ की शामें काफ़ी सुकून भरी होती हैं। तीसरा और आखिरी होता है बहुत कम गांव जैसा गांव, जैसा हमारा भरतपुर। ये शहर की सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर ही होता है, पर अव्यवस्थित और उपेक्षित राजनीति के कारण कभी मुख्य धारा में नहीं मिल पाता। 2 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, 4-5 क्लिनिक और एक छोटा सा बस स्टैंड यहाँ की खास पहचान है। 90% घर पक्के होने के अलावा दुकानें भी ठीक ठाक ही होती हैं। जी हाँ, तो यहीं के लोग होते हैं जिनको गांव वाला बोल दो तो बुरा मान जाते हैं।
ये लोग इसे गांव की जगह टाउन बोलना पसंद करते हैं। हिंदी फिल्मों में 80 के दशक में अक्सर एक गांव दिखाया जाता था जहां पूरे गांव की कमान एक लाला के हाथ में होती थी। महीने में 2 बार डाकू भी आया करते थे। सामान्य ज्ञान की बात बस इतनी सी है कि वो बस फिल्मों की बातें हैं। इनका असल जीवन में किसी भी जगह, समाज, समुदाय या किसी भी जीवित अथवा मूल व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होता। कम से कम आज के भारत में तो नहीं। कहा ना, हम सोच 11वीं वाली रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग अब भी हम 10वीं तक पढ़े हैं में अटके हैं। अब ऐसे क्या सोच रहे हो भाई? वो तो हम बस पास नहीं हुए, बाकी पढ़े तो हैं ही ना। वैसे इस बकैती के बीच जो उस रोज हुआ वो बता दें तो हमारी जीवनी लगभग पूरी हो जाए। डब्लू के 2 बेटे हैं। बड़े वाले का नाम है छोटू और छोटे वाले का नाम है बूदी। 10 महीने का अंतर है दोनों में। अब इस बात से कोई डब्लू की फैमिली प्लानिंग को जज करने लगे तो करे, हमको क्या। हम तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि कहानी से पहले किरदार का परिचय जरूरी है। छोटा जितना सीधा है, बूदी जी उतने ही रंगीन। हम उनको जानबूझकर कोई इज्जत नहीं दे रहे हैं। उनका नाम लेने पर इज्जत खुद पूछती है, मैं बाहर आऊं? अभी 5वीं में ही पढ़ते हैं जनाब। पर पिछले साल जिस दिन से चलती क्लास के बीच महोदय ने लक्ष्मी बम फोड़ा था, उनके नाम पर शिकायतें आती रहती हैं। कुछ बच्चे शरारती होते हैं और कुछ होते हैं शैतान। क्लास के कोने में बम फोड़ना शायद शरारत होता होगा, पर उसी बम को मैडम के पर्स में डालकर फोड़ना यकीनन शैतानी है। उस शाम हमने सीमेंट की बोरियों को गिनना शुरू ही किया था कि पीछे से आवाज आई, हमको कल बूंदी के स्कूल जाना है। पलट कर देखे तो डब्लू खड़ा था। हम गिनती तो मानो भूल ही गए थे। अब क्या कर दिया? हमने पूछा। फोन आया था स्कूल से। तुम्हारी भौजाई पीछे से चिल्ला रही थी तो अच्छे से सुन नहीं पाया। भौजाई के आक्रोश के बारे में कभी और बताएंगे फुर्सत से। अभी तो हम भाई पर तरस खा रहे थे। अब इतना कुछ नियमित रूप से देखने के बाद अगर हम ब्याह के नाम से घबराते हैं तो क्या गलती है हमारी? अरे, इतने में भी अगर डब्लू पर किसी को दया न आए तो कोई काहे का इंसान। तुमको भी चलना है साथ में? डब्लू बोला। हम अकेले नहीं जाएंगे। वैसे ये समस्या हमारी थी भी नहीं, पर अगर साथ चलने से मना कर देते तो जो अभी अभी हम डब्लू पर इतना तरस खाए थे, डकार बनकर बाहर आ जाती। हो, चल लेंगे, हम बोले। सो बनी बात ये रही कि अगले दिन हमारा बूदी पुराण सुनने के लिए स्कूल जाना तय हो गया। सूरज वैसे ही निकला था जैसे कड़ाके की ठंड में निकलता है। ओस की मौजूदगी में फीका फीका सा। खुशी की बात ये थी कि जल्दी उठने का ये हैरत अंगेज कारनामा बस एक दिन का ही था। 8 बजे हम नहा धोकर घर से क्या निकले, बाहर बंधे गाय भैंस भी घबरा गए। हाफ पैंट भले ही कितनी बड़ी हो जाए, कभी फुल पैंट नहीं बनती। और ये दर्द हर वो इंसान समझता है जिसका बस 1 साल से बड़ा भाई है। हम डब्लू के घर पहुंचे तो बाहर बूदी जी पहले ही हमारा इंतजार करते हुए मिले। पीठ पर बस्ता, गले में बोतल और आंखों में काला चश्मा। बाकी हाफ पैंट का जिक्र तो सबके समझ आ ही गया होगा। कम शब्दों में कहें तो बूदी जी के भीतर से टसन अविरत रूप से बह रहा था। कौन सा आतंक मचा कर आए हो आज? हमने बूदी जी के पास जाकर कहा। ये क्या पूछ रहे हो इससे? डब्लू आते ही पीछे से बोला। इसका तो बस कहीं पर होना ही आतंक हो जाता है, मचाने की क्या जरूरत है? इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, बूदी जी आगे बढ़ गए। जिस तरह बूदी जी अपने पिता की बात अनसुनी करके आगे बढ़ गए, वो उसके पिता ने अगर अपने पिता के सामने किया होता तो कान के नीचे पड़ते दो। फिर न कुछ सुनने को रहता न कुछ सुनाने को। वक्त कितना बदल गया है, कहना जरूरी नहीं है, पर कह दिया। कुछ देर बाद जब हम स्कूल पहुंचे तो लगा अच्छा हुआ कह दिए। सच में वक्त कितना बदल गया है। मास्टर साहब की जगह सर और मैडम आ गए हैं।
ठिठुरती सर्दी में दरी बिछाकर जो खुली धूप में पढ़ाई होती थी, वो तो मतलब अब विलुप्त ही समझो। अब पास भर होने से कुछ नहीं होता, परसेंटेज पूछते हैं लोग। अरे हमने तो सुना है अब बच्चों की अंधाधुंध कुटाई का रिवाज भी खत्म हो गया है। अब बताइए, एक्शन फिल्म में बिना फाइट सीन के क्या मजा आता होगा? पुराना कानून कहता था, जी आपका ही बच्चा है, बनाकर धोइए। कहीं लिखा तो नहीं था, पर इस प्रचंड रूप से व्यापक प्रावधान का पालन दो स्तर पर होता था, एक बार स्कूल में और एक बार घर में। आलम यूं होता था कि स्कूल में पीटे तो पीटे, घर पर इसलिए कुटाई होती थी कि स्कूल में क्यों पीटे। वक्त के साथ कुछ संशोधन हुए और अब हाथ कैसे लगाया मेरे बच्चे को आ गया है। असरदार कितना है नहीं जानते, पर नया है तो चल रहा है। तो मौसम का हाल ये था कि डब्लू और डब्लू पुत्र बूंदी उस कमरे के अंदर थे जिसके बाहर लिखा था प्रिंसिपल। बारिश की संभावना जरूर थी, पर नहीं। अंदर क्या हो रहा था हमको नहीं पता, और हमारी कोई खास इच्छा भी नहीं थी जानने की। डब्लू पर तरस खाकर हम सुबह सुबह उसके साथ यहां तक आ गए थे, पर इसके आगे का सफर भाई को खुद ही तय करना था। यही विधि का विधान है। वैसे हम आगे भी उसका साथ दे सकते थे, पर हमारी भी कोई सीमा है। आखिर कितना एहसान करेंगे हम डब्लू पर? बेचारे ऐसे ही दबकर मरा जा रहा है। हम तो अब ये टटोल रहे थे कि इस बीच आखिर कितना क्या किया जाए। खुद के साथ विचार विमर्श करते हुए हमको ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, लड़की की। शुक्ला जी। जी पर इतना जोर, वो भी किसी कन्या की आवाज में। सोमवार को शनि भारी होने की आशंका समझ आ रही थी। पलट कर देखा तो साक्षात पिंकी शर्मा खड़ी थी। पहला सवाल, अब क्या करें? दूसरा सवाल, अरे काहे का ख्याल? जितनी देर में हम पलटे थे उतने में तो मैडम हमारे करीब आ धमकी। आज बस साड़ी का कलर अलग था, बाकी बिल्कुल उस दिन की ही तरह। सर्दी की सुबह चटक होती हुई धूप में खुले बाल और जरूरत से ज्यादा मेकअप, और थोड़ी सी मोटी लग रही थी, मतलब बस थोड़ी सी। सच कहें तो हमारे मुंह में दही जम गई थी। एक पल को तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया, जैसे कान में कुत्ता मूत दिया हो। हमारा तो ऐसा हो गया था कि किसी ने बिल्ली से कह दिया हो, भौंक के दिखा। कमबख्त हम तो म्याऊं भी न कर पाए। एक पते की बात बताएं, जिंदगी कभी किसी को ज्यादा समय नहीं देती। अब उसी समय देख लो, हम कुछ सोच समझ पाते कि मोहतरमा आग खड़ी हुई हमारे सामने। अब हम क्या बोले और क्या न बोले, पर इससे पहले कि कुछ बोलती, हमने उनके यहाँ होने के सारे संभावित कारणों को मन ही मन एक एक कर खारिज कर दिया। नाराज लगते हो हमसे? हेलो तक न बोला। देवी जी बोली, अरे कुछ नहीं तो मुस्कुरा ही दिया होता। अब उसने कहा तब समझ आया, हेलो बोलना था, पर अब क्या मतलब जवाब का? अब तो हम एग्जाम हॉल से बाहर आ चुके थे। अरे नाराजगी किस बात की? हमने एक संकोच भरी मुस्कान के साथ कहा, जैसे मुंह के 2 फीट अंदर से मुस्कुरा रहे हों। अब हमको तो यही लगा, पिंकी जी ने कहा। हमको तो नाराजगी का फंडा ही समझ नहीं आता है। हम ऐसे टसन में बोले जैसे ज्ञान की नदी हमारे घर से ही होकर निकलती हो। अब ये क्या बात हुई? हमको पता था कि पिंकी जी हमारे देश के उन विलक्षण लोगों में से हैं जिन्हें 69 और 79 का फर्क समझ नहीं आता है। अब इसके बाद हम हैं कौन जो उनको और कुछ समझा पाए? फिर भी एक कोशिश तो बनती थी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, हमने समझाना शुरू किया। एक वो जिनकी तुम्हारी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो उससे क्या नाराज रहना। दूसरे वे लोग होते हैं जिनको तुम्हारी नाराजगी का फर्क पड़ता है, मतलब उनको बुरा लगता है कि तुम उनसे नाराज हो। अब किसी के दिल में तुम्हारी इतनी जगह है कि उसको तुम्हारी नाराजगी का फर्क पड़ता है, तो क्या मिलेगा उससे नाराज रहकर? जाने दो। हमारे चुप होने के पहले ही पिंकी जी का ऐसा चेहरा बना जैसे उनको किसी ने हिंदी की कक्षा में गणित पढ़ा दिया हो। क्यों, सही कहा ना? हमने पूछा।
बवाल आदमी हो बे तुम। जैसे किसी झटके से उबरते हुए उन्होंने कहा, पैदाइशी हो कि कोई कोर्स किए हो? कोर्स किए हैं, वो भी अपनी अम्मा से। हम जरूरत से ज्यादा मुस्कुराते हुए बोले, यूं तो हमको अक्सर किसी से फिजूल बातचीत करने में मौत आती है। हमारा मानना है कि ना बोलना कुछ भी बोलने से बेहतर है। नतीजा ये होता है कि अक्सर बकैती के लिए विख्यात जगहों पर हम खामोश नजर आते हैं। क्या है कि हमारी प्रजाति के लोग बातों के सार पर विश्वास रखते हैं। जी हाँ, ये मनुष्य की वही प्रजाति है जो अगर ज्यादा पढ़ लिख ले तो खुद को प्रैक्टिकली कहने लगती है। पुरानी मान्यताओं में इसी को सादा जीवन उच्च विचार कहा जाता है। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि डिस्कवरी वालों की किताब में हम असामाजिक जीव वाली लिस्ट में न आते हों। क्या पता। सार ये है, जैसा अभी अभी हम कह रहे थे, हमारा दिमाग सुन्न पड़ गया था कि अब क्या बोले और क्या न बोले। तुम्हारी बातों पर एक सुंदर सी कन्या मुस्कुरा रही है, बस वहीं तक का चक्रव्यूह भेदना सीखा था हमने। जब तक हम सीख पाते थे कि आगे क्या बोलना है, हमारी अम्मा जरूर सो गई होंगी। हमको पता है तुम क्या सोच रहे हो, पिंकी जी बोली। यही ना कि कुछ बोलने को नहीं है। अब जरूरी तो नहीं कि हम साथ हों तो कुछ बात ही करें, चुप भी तो रह सकते हैं। मन की बात, वो भी हमारे। पढ़ लिया पिंकी जी ने। ऐसे कैसे बे? एक करतब तो हमारी अम्मा दिखाया करती थी। इस उलटफेर की उम्मीद हमको कतई नहीं थी। अरे नहीं, हम मुस्कुराए। ऐसे ही थोड़ी हम मान लेते हैं कि तुमने सही कहा। हम बबलू शुक्ला हैं भाई। पहली बाल तो ट्राई बाल होती है, आउट काहे का? ऐसी कोई बात नहीं है, हम बोले। अच्छा, और क्या? एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ हमने कहा, हम तो पूछने वाले थे कि आप यहाँ कैसे। तो पूछा क्यों नहीं? हमको लगा कि आपको पता है हम क्या सोच रहे हैं, तो सोचा आप अपने आप ही बता देंगी। तुम रहने दो अब, पिंकी जी इतना बोली और फिर उन्होंने मुस्कुराकर सिर नीचे कर लिया। इस दुनिया में कुछ भी सतत नहीं है। अंग्रेजी के लिए बता दें, सतत मतलब स्थिर, नित्य, हमारे आत्मविश्वास जैसा कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए है। हर एक पल चीजें बदलती रहती हैं। मौसम, समय, खबर, सोच, भावनाएं, इंसाफ, इंसान, हर कुछ, हर कोई। पिंकी जी ही कितना बदल चुकी थी हमारे लिए। मतलब तब जब अम्मा ने हमको उनके बारे में बताया था, जैसे वो किसी शाम की भीनी भीनी बारिश हो। रूबरू हुए तो समझ पड़ा कि तूफान। अरे, समझ भी कहाँ पड़ा था, कुछ और। अब देखो, दूसरे ही मुलाकात में जैसे कोई रेन कोट मिल गया हो। कौनो दिक्कत नहीं। असहजता हल्के हल्के से ही सही अब खत्म होते जा रही थी। हम यहाँ टीचर हैं, पिंकी जी ने कहा। पिछले महीने ही ज्वाइन किया है भरतपुर में। हम लगभग चौंकते हुए बोले, हाँ, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं यहाँ। बड़ी गंभीरता से उन्होंने जवाब दिया। हमने जर्नलिज्म की पढ़ाई तो कर ली थी, पर अब इंटर्नशिप का कोई ठिकाना नहीं है। न्यूज चैनल्स में अप्लाई तो कर दिया है, पर कौन जाने गाड़ी कब आगे बढ़ेगी। अब हमारे घर वालों को तो जानते ही हो तुम, रट लगा रखी है शादी की। घर में रहो तो बस यही सुनने को मिलता है। हमने सोचा अब कहानी फिल्मी हो तो हो, हम जा रहे हैं कहीं और। एक सवाल आया भरतपुर वाली मासी का, और दूसरे ख्याल से पहले हम यहाँ आ गए। अक्सर हम इतना सुनते नहीं, खून में नहीं है हमारे, पर आज सुन रहे थे। यहाँ आने तक तो ठीक था। हम कहने लगे, पढ़ाने का क्या शौक चढ़ गया? और शौक चौक तो ठीक है, जो बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है उसका क्या? सवाल गहरा था और इल्जाम संगीन, पर वो भी उनकी मुस्कुराहटों में कहीं खो गया। अब ऐसे में क्या जवाब और क्या सजा? सच कहें तो हम मजाक नहीं कर रहे थे, पर ठीक है, हमको क्या। हमारा छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसे पहुंच गए यहाँ? 2 पल की खामोशी के बाद पिंकी जी ने कहा, स्कूल से इतना प्यार? मजबूरी समझती हैं? ऐसी क्या मजबूरी? डब्लू का निमंत्रण था आज, तो हमको यहाँ भी आना पड़ा। हम बोले, वो पिता का धर्म निभा रहा है और हम दोस्ती का। सही है,
बस इतना कहकर वो मुस्कुराने लगीं। 2 पल को तो लगा कि कहीं तुम भी पढ़ाने वढ़ाने तो नहीं आ गए। आप भूल रही हैं कि हम 9वीं पास हैं। तो आ जाओ फिर 10वीं की क्लास में, कुछ नहीं तो इंग्लिश तो पढ़ा ही देंगे। बस यही तो हम दोनों के विचार अलग हो जाते हैं। हम हल्के हल्के टसन में आने लगे थे। किसी को पढ़ाना है तो गणित पढ़ाओ। अरे, अंग्रेजी कोई पढ़ाने की चीज़ थोड़ी है। अंग्रेजी तो झाड़ने की चीज़ है। हमने इतना भर कहा था कि पिंकी जी खिलखिलाकर हंसने लगी। सर्दी में सुबह का वक्त, भीनी भीनी धूप में हम दोनों, हल्की हल्की हवा में पेड़ों से पत्तों का टूटकर हम पर गिरना, कभी हमारा मुस्कुरा देना, कभी उनका खिलखिला देना। अगर ये कोई फिल्म चल रही होती तो बस ये वही समय था जब हमको हीरोइन से प्यार होना था, पर नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम ऑफिस के बाहर ढूंढ रहे थे तुमको। डब्लू हम तक आते हुए बोला। अब कहीं तो विलेन की एंट्री होनी थी, यही सही। आते आते भाई की नज़र पिंकी जी पर जा पड़ी। लग गए अब तो, डब्लू हल्के हल्के बड़बड़ाया। दरअसल बात यह है कि डब्लू को पिंकी जी फूटी आंख नहीं सुहाती। ऐसी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, पर क्या है कि भाई दोस्ती का फर्ज निभा रहा है। अब जिसको तुम्हारा दोस्त पसंद न आए उससे क्या सरोकार। कम शब्दों में बता रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हड़बड़ी में उस दिन शर्मा निवास में सिर्फ हाँ ना ही हो पाई थी। उसके बाद भी कारणों पर शोध और अध्ययन एक लंबे समय तक जारी रहा। तो शुक्ला खानदान की ओर से सारी बातचीत और प्रस्तुतिकरण की जिम्मेदारी डब्लू को दी गई थी, और जितनी प्रस्तावना हमने पहले ही दे दी है उससे ये तो सब समझ गए होंगे कि इसमें डब्लू भैया का अनुभव कोई खास अच्छा नहीं था। क्या बात है, किसने सोचा था कि आपके भी दर्शन यही होंगे? पिंकी जी ने डब्लू को देखकर कहा। जी हाँ, ये व्यंग था डब्लू के लिए। आई पहली ही गेंद बाउंसर निकली। हमको तो अब मैच के रोमांचक होने की उम्मीद नजर आ रही थी। अब हमारी ही किस्मत फूटी है, डब्लू जवाब देने के लहजे में बोला। तो क्या कर सकते हैं। ये था अगली ही बॉल पर गेंदबाज के सिर से ऊपर से खूबसूरत छक्का। वो तो आपकी हालत देखकर ही समझ आ रहा है। इस बार काफी सधी हुई गेंदबाजी। गेंद दूर दूर तक बल्ले के पास नहीं, बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए। समझ आपको वो भी आ रहा है? नहीं नहीं, हम ये नहीं मान सकते। हमने तो सुना था समझने के लिए दिमाग लगता है। कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल, और ये रहा कवर की दिशा में बेहतरीन 4 रन। तभी पिंकी जी पलटकर बोली। तभी हम सोचे आपको कुछ समझ काहे नहीं आता है। गेंदबाज का शानदार कमबैक और बल्लेबाज क्लीन बोल्ड। बैट और पैड के बीच से जाती हुई गेंद ने आप स्टंप उखाड़ फेंका। जैसा माहौल तन गया था, लग रहा था हाथापाई तक तो बात जाएगी ही। अब काहे झूठ बोले, हमको मजा बहुत आ रहा था, पर तीसरे विश्व युद्ध को भी तो हमें ही रोकना है ना। तुम एक काम काहे नहीं करते? हमने मैच को बीच में ही रोकते हुए डब्लू से कहा। बाहर चलो, गाड़ी वाड़ी निकालो, हम आते हैं। डब्लू कुछ बोलने को हुआ, पर उसने अचानक अपने आप को रोक लिया। वैसे हम समझ गए थे कि कौन सी गाली बाहर आते आते रह गई। अब इतना भी न समझ सकें तो काहे के बचपन के दोस्त। हमने स्वीकृति में सिर हिला दिया और डब्लू आगे बढ़ गया। तो चलें फिर, हमने पिंकी जी से कहा। दोबारा मिलने का वादा कर सको तो शौक से जाओ। आपसे मिलने के लिए हमको किसी वादे की जरूरत नहीं, हमने कहा, और चलते बने। गौर करें तो टसन कम नहीं होने दे रहे थे हम। पलटते पलटते जितना हम देख पाए थे, मोहतरमा मुस्कुरा रही थी। वैसे भी हमने डायलॉग कोई कम फिल्मी थोड़ी मारा। हमारे जीवन में स्थित 73% लोगों को लगता है कि हमारा जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है, मतलब कुछ काम नहीं है। हालांकि इनमें वे लोग ज़्यादा हैं जो हमसे जलते हैं। खुशी की बात यह है कि हमको पता है कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते। अक्सर ये वे लोग होते हैं जिनको तुम्हारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वे होते हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, कभी दिखावे के दोस्त बनकर, तो कभी परेशान कर देने वाले पड़ोसी बनकर, कभी तो अंकल बनकर जो तुमको देखकर अपने बेटे पर और ज़्यादा गर्व करते हैं, तो कभी वे रिश्तेदार बनकर जो बस रिजल्ट वाले दिन फ़ोन करते हैं। और ऐसे लोगों से भरी दुनिया में तुमको जीना होता है।
हम मानते हैं कि थोड़ा कठिन है, पर किसी महान इंसान ने कहा है, चल ना बे। हम इस बात से खुश थे कि जितना हम पिंकी जी को जान पाए हैं, वो इन 73% लोगों में से नहीं है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 10वीं फेल के 5वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 10वीं फेल, जिसे लिखा है अजय राज सिंह ने। तो आइए सुनते हैं उपन्यास 10वीं फेल के 6वें अध्याय साधारण ब्याज का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। पिंकी शर्मा घटनाक्रम के बाद अब अम्मा के मन में हमारे ब्याह करने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। हो सकता है कि बची भी हो, पर हम समझ न पाए। हमारी अम्मा की सोच जिस लेवल की होती है, वहां से तो न्यूटन के सिद्धांत भी नजर नहीं आते। हम कौन होते हैं झांकने वाले। हाँ, पर इतना जरूर है कि अब खाने के साथ हमको ताने नहीं परोसे जाते थे। धंधा भी अच्छा चल रहा था, वजन कम होने के आसार दिख रहे थे और भारत चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बनाए हुए था। कह सकते हैं कि जीवन काफी सुखद था। उस रोज हमारा मन काम में लगने ही वाला था कि फोन बजा, टेन टेन टेन। अब फोन है, बना ही है बजने के लिए, क्या कर सकते हैं। अक्सर इन आवाजों से हमारा ध्यान भंग नहीं होता है। अरे दीदी, नहीं चाहिए कॉलर ट्यून, और वो 1 करोड़ का इनाम भी ले जाओ, खुद ही रख लो, चाहे अनुराधा को दे आओ। नहीं चाहिए। गिन के यही 2 मैसेज आते हैं हमारे पास। बेहतर यही होता है कि इन फिजूल की टिंटिंग पर गौर न फरमाया जाए, पर उस दिन हमने एक नज़र मार ही लिया। गेटिंग बोर्ड, एक अनजान नंबर से मैसेज था। तब की हालात ये थी कि अंग्रेजी हमारी जरा कमजोर थी। जरा मतलब बहुत। पहली खलबली मची कि ये है कौन, दूसरी ये कि कमबख्त लिखा क्या है। हमने अपने आसपास मुड़कर देखा। सामने टेबल की आड़ में कुछ हिसाब लगाता हुआ डब्लू बैठा था। दरवाजे के बाहर 4 मजदूर रेती छानने में लगे हुए थे। 5-6 मजदूर ट्रक पर सीमेंट लाद रहे थे। दूसरे शब्दों में कहे तो जिस प्रजाति के लोगों से हम घिरे हुए थे, उनको न गेटिंग का जी समझ आता था और न बोर्ड का बी। ये वो लोग हैं जिनको अंग्रेजी के नाम पर बस वो लाल हरे बोर्ड नजर आते हैं, जिनके बाहर अक्सर लिखा होता है, शराब सेहत के लिए हानिकारक है। अगर कोई इस बात से आहत हुआ है कि हम किसी के अनपढ़ होने का मजाक उड़ा रहे हैं, तो 2 बातें शायद उसकी तकलीफ थोड़ी कम कर दें। पहली एक कि हम भी उसी प्रजाति के लोगों में से एक थे, कम से कम तब तो थे ही। और दूसरी ये कि हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हाँ, पर ऐसा भी नहीं था कि हम पूरे डब्बा थे। मास्टर साहब की छड़ी ने हमको ABCD जानने और अक्षरों को जोड़ तोड़कर बस पढ़ लेने वाला गुण तो दे ही दिया था, पर इतने से काम नहीं चलने वाला था। 2 मिनट सोचने के बाद हमने फिर अपने आसपास देखा। न माहौल में कोई परिवर्तन हुआ और न ही वहां मौजूद लोगों में। इतने में हुआ एक की फोन फिर से बजा। 10-10 नंबर वही था, पर मैसेज में लिखा था, इट्स पिंकी। स्क्रीन देखा तो दिल एक बार के लिए धड़ाम से धड़का और फिर अचानक रुक गया। सांस आई तो धड़कन जरा तेज हो चली थी। राजाओं के जमाने में जब किसी राज्य पर हमला होता था, तो राजा महाराजा अपने आस पड़ोस के राज्यों से मदद की गुहार लगाते थे। पिंकी जी का मैसेज आया है, हमने लड़खड़ाते शब्दों में डब्लू से कहा। ये राजाओं वाली बात दिल पर न ली जाए, वो तो हमने बस यूं ही कह दिया। हैं? डब्लू चौंक गया। मैसेज पिंकी का, और वो तुमको अभी सपना रहे हो का बे? वैसे पड़ोसी राजनीति के दायरे में रहकर जितनी भी हो सकता था मदद जरूर करते थे। क्या लिखा है? कुछ अंग्रेजी में है, हमने कहा। क्या करें? प्रकाश कहाँ है? डब्लू ने तुरंत पूछा। हर कहानी में हर किरदार का एक निश्चित कार्य होता है, चाहे रामायण में नलनील हों या शोले में सांभा। ऐसे ही हमारी आत्मकथा में प्रकाश का अहम रोल है। कह सकते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में
प्रकाश ही ऐसा व्यक्ति था जो हमारे राज्य को उस दुनिया की घड़ी से निकाल सकता था। लड़का इंजीनियर है, आधा, पर जब साथ में रखा था तब कोई कहाँ सोच सकता था कि भाई ऐसे काम आएगा। उससे पढ़ाई पूरी हो पाई हो या न हो पाई हो, पर शहर के तौर तरीके जरूर सीख गया है। फर्ज के लिए अंग्रेजी। बस आ ही रहे हैं, रास्ते में हैं। फोन के उस पार से प्रकाश बोला। इतिहास गवाह है कि एक बार में तो भाई फोन उठाएगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ डाले रखता है, पर ऊपर वाले की महिमा देखो, आज एक बार में ही उठा लिया। तुम्हारी डिक्शनरी कहाँ रखी है? हमने पूछा। बड़ी अजीब सी चुल मची थी हमारे अंदर, और पता भी था कि हमारे लिए किसी डिक्शनरी का होना न होना एक ही बात है, पर रहा भी तो नहीं जा रहा था। उम्मीद और उत्सुकता का एक साथ होना एक एक पल गुजारने को भारी बना देता है। बस 5 मिनट, पहुंच ही गए, आकर बताते हैं। उधर से फोन रखते हुए प्रकाश बोला। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश का हर व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसका 5 मिनट आधा घंटा होता है, कम से कम। या तो इनकी घड़ी या तो इनकी घड़ी अलग ही चलती है, या फिर इनको टाइम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। हो सकता है इनके 1 मिनट में 200-300 सेकेंड होते हों, या शायद इनको ये लगता है कि सामने वाले को घड़ी देखना नहीं आता होगा। बड़े अजीब से लोग होते हैं ये। अपने प्रकाश बाबू भी इन्हीं लोगों में से एक हैं। अब क्योंकि भाई ने कह दिया था कि 5 मिनट में आ रहा है, तो हमको पता था कि अभी देर है। और इसी देरी के दौरान जो व्याकुलता हमारे और डब्लू के अंदर थी, उसका चरम डब्लू ने दिखा दिया। ये देखो। फोन रखते हुए कुछ देर बाद डब्लू एक मुरझाई सी किताब लेकर हमारे सामने आ खड़ा हुआ। क्या है ये? इतने में तो वो किताब हमारे हाथ में थी। झक सफ़ेद कवर पर लाल रंग से लिखा हुआ था, 30 दिन में सीखें फर्राटेदार इंग्लिश, और ठीक उसके नीचे कमल पब्लिकेशन की खास पेशकश, मूल्य 10 रुपये। हमने गिन लिया, कुल 56 पन्ने हैं इसमें। आधे घंटे में तो अम्मा कसम झाड़ के अलग कर दोगे। क्या कहते हो? डब्लू की आंखों में चमक आ गई थी। हम सबके जीवन में वो एक क्षण आता है जब हम अपने अस्तित्व पर सवाल करने लगते हैं, ऐसा सवाल जिसका कोई भी जवाब नाकाफी होता है। हमको कुछ नहीं हुआ था, पर अगर अगले 2 मिनट में प्रकाश वहां न पहुंचता तो कसम गंगा मैया की, डब्लू के जीवन में हम उसी समय वो पल ला देते। वैसे जितना सबने मान लिया, हमारा डब्लू उतना भी भोला नहीं है। कभी मिलो उससे, 2-1 बोतल उतरने के बाद भाई अच्छे खासे चढ़े चढ़ाए लोगों को भी उतार दे। कहाँ से ये मत पूछो, वो तो होश में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। बाकी कभी नशे में सुनना, बात धरती चपटी है से लेकर जीवन के अर्थ तक जाती है। फिर तो क्या सरकार और क्या सरोकार, सब पर चर्चा यूं कि कहीं कोई बुद्धिजीवी की महफिल न लगी हो। क्या लिखा है मैसेज में? प्रकाश अंदर आते ही बोला। पता होता तो तुमको काहे बुलाते? डब्लू तपाक से बोला। अगर ये कोई आम दिन होता और कोई आम मसला होता तो प्रकाश जवाब जरूर देता, पर आज मामला जरा गंभीर था। प्रकाश डब्लू की बात अनसुनी कर हमारे पास आ गया। हम इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि उसको हमने अपना फ़ोन दे दिया या उसने हमारे जेब से ही खुद ही निकाल लिया। लिखा है गेटिंग बोर्ड, उसने पहली निगाह मार कर कहा। अरे इतना तो डब्लू भी समझ गया था। हम बोले, मतलब क्या है इसका? आखिरी बार हम इतने उतावले तब हुए थे जब शक्तिमान ने कीटाणु मैन को मारा था। हमारा दिल रखने के लिए प्रकाश ने दोबारा पढ़ना शुरू किया। इस बार उसने जी पर जितना जोर दिया था, एक पल को तो लगा कि अपना आखिरी सुरमा भी ढेर। पर ऐसे कैसे? आधा इंजीनियर है भाई। कह रही है कि उसका मन नहीं लग रहा है। प्रकाश बोला। अबे तो हमसे कहें कह रही है? एक व्याकुलता शांत हुई तो दूसरा असमंजस सामने आया। ये उन सवालों में से एक था जिसका उद्देश्य कोई जवाब पाना नहीं था। ये तो बस मन में
खुद को खुद ही जवाब देकर कुछ समझा लेने के लिए रचा गया स्वांग था। समझा भी वो लेना जो दिल समझना चाहता है। यहाँ किसी और को जानती नहीं होगी, डब्लू ने कहा। अब क्या फर्क पड़ता है, काहे कह रही है? विशेषज्ञ प्रकाश ने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी। बह रहा है तो धो लो, कहाँ आप भी लगे हैं फालतू की बकैती में। उधर हम प्रकाश के ज्ञान की गंगा समेट ही रहे थे, इधर भाई ने जवाब भी दे दिया। हम नहीं हैं ना तुम्हारे पास, बस इसलिए। ये क्या लिख दिया? देखो भैया, विशेषज्ञ महोदय समझाने लगे। देश की 83% लड़कियों को लगता है कि वो सिमरन है, पर दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत तो ये है कि यह बात सिर्फ 38% लड़कों को ही पता है। इन 38% लड़कों में से आधे जरूरत पड़ने पर खुद को राज बना लेते हैं तो दुल्हनियां भी ले जाते हैं, बाकी आधे रह जाते हैं आपकी तरह, जिनका कोई कुछ करेगा तो उनकी अम्मा, नहीं तो जय सिया राम। आपकी कहानी में जितना हम समझ पा रहे हैं, ये तो तय है कि गिटार लेकर सरसों के खेत में गाना गाने का वक्त आ गया है, और अगर अब भी कुछ नहीं कर पाए तो बैठे रहना चमत्कार की उम्मीद में। दिल को ऊपर नीचे कर देने वाला भाषण अभी अच्छे से खत्म भी नहीं हुआ था कि हमारा फोन फिर से बजा। टिन टिन। पिंकी जी का एक और मैसेज था। कॉन्फिडेंस लिखा था, ओवर कॉन्फिडेंस। इधर से प्रकाश ने फौरन जवाब लिखा। अगली टिनटिन पर खुशी से पागल होते हुए 2 छोटे मोटे चेहरे आए। कमबख्त हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। साथ में लिखा था, कुछ फेमस है यहाँ तुम्हारे अलावा। कुछ क्या, बहुत कुछ है, और हम यहाँ घर पर बैठे बोर हो रहे हैं। लड़कियाँ ये मैसेज वाले खेल की शुरुआत हमेशा अंग्रेजी से क्यों करती हैं, जब 4 सेकंड बाद हिंदी में ही आना होता है? कुछ सवाल है जो आज की संसद में उठने चाहिए, पर नहीं, इनसे तो बस नोट बंद करा लो। अब बातचीत हिंदी में होने लगी थी। चूंकि मैटर अब हमारे लेवल पर आ गया था, स्थिति की सारी जवाबदेही हमने संभाल ली थी। हाँ, पर मौके की नजाकत को देखते हुए हमने प्रकाश और डब्लू को हिलने भी न दिया। हमने तो अब ध्यान दिया था। सारे मजदूर सब काम छोड़ छाड़ कर हमारा हौसला बढ़ाने में लगे हुए थे। सबके सब झुंड बनाकर हमारे सामने आ बैठे थे। दर्शकों में ऐसा उत्साह तो बस रामलीला में ही देखने को मिलता है। हर एक टिन टिन के बाद पूरे खेमे में खलबली मच जाती। इस बार जाने क्या पैगाम आया होगा। फिर प्रकाश और डब्लू सबको माहौल समझाते। हमारी हर बेहतरीन वापसी के बाद सब फिर मुस्कुराने लगते। ऐसा लग रहा था जैसे हम उनकी ओर से खेल रहे हैं और पूरे गांव की इज्जत दांव पर लगी हुई है। सच कहें तो ये उनसे ज़्यादा हमारे लिए नया था। प्रकाश के साथ होने से रह रहकर उठते अंग्रेजी के तूफान का सामना करने में किसी तरह की बाधा नहीं आई, और डब्लू, उसका कुछ काम नहीं था। वो तो बस मनोबल बढ़ाने के लिए बैठा था। और भीड़, ये टिन इसी तरह सिलसिलेवार तौर पर लगभग आधे घंटे तक चला। क्या पता मोहतरमा की बोरियत खत्म हुई या नहीं, क्या फर्क पड़ता है। पर अगले दिन शाम 6 बजे मिलने का प्रोग्राम जरूर बन गया। भारत तो वैसे ही पर्वों का देश है, पर जो जश्न का माहौल पूरे गोडाउन में बन गया था, उसकी बात अलग थी। अब किसको बताएं कि अपनी वो रात जो कटी पूरी आशिकों वाली थी। एक करवट इधर तो एक करवट उधर। जीवन में 28 साल कुछ न होने के बाद अगर ऐसा कुछ हो तो जो हमको हो रहा था होना लाजमी है। उलझन तो कमबख्त ये थी कि सुबह सुबह बस अम्मा को बताना है या अखबार में ही छपवा दिया जाए। हमको क्या हो गया था हम नहीं जानते। अरे, इतने ज्ञानी होते तो अस्पताल न खोल लेते। मौसम तो जैसा बना था, न डर लग रहा था और न हम नरबसा रहे थे। ये तो कोई और ही कीड़ा था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 10वीं फेल के 6वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। धन्यवाद।